Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 5th of Jan 2021 Tuesday. Inspiration of the day is be patient and tough. Someday this pain will be useful to you. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 1. Bharat Bio Chief takes on Serum in vaccine war. अगर आपको याद हो तो हमने पिछले कुछ दिनों से वैक्सीन डेवलपमेंट के बारे में, वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में, रेगुलेटरी नॉर्म्स के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया था. कल के न्यूज़ में भी हमने ये डिस्कस किया था कि 2 वैक्सीन कैंडिडेट्स एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन और भारत बायोटेक की वैक्सीन को इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन मिल गया है इंडियन ड्रग रेगुलेटर के साइड से. हालांकि कल हमने इस बात पर डिस्कशन कम ही किया था कि जो पॉलिटिकल इश्यूज इमर्ज हो रहे हैं वैक्सीन कैंडिडेट्स को लेकर के, वैक्सीन ट्रायल्स को लेकर के, उनके अप्रूवल की प्रोसेस को लेकर के, उस पर कल हमने बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया था. आज के न्यूज़ में भारत बायोटेक के जो चीफ हैं उन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को मिलने वाले इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन लाइसेंस पर क्वेश्चन मार्क किया है. Why? Because number of veterans, number of political parties are questioning about the authorization process or the approval process of भारत बायोटेक इनिशिएटेड वैक्सीन. कि बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये कहा है कि नंबर ऑफ कंपनीज हैं, अगर हम एस्ट्राजेनेका की बात करें या स्पुतनिक की बात करें, इन सारी कंपनीज ने अपना डेटा सबमिट किया है और इनको जो अप्रूवल मिला है वो फेज़ 3 ट्रायल में जाकर के मिला है, फेज़ 3 ट्रायल के कंप्लीट होने के बाद मिला है. जबकि भारत बायोटेक की अगर हम बात करें, भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन है वो अभी फेज़ 3 के ट्रायल में चल रही है. तो उसको कैसे इतनी जल्दी, अभी फेज़ 3 ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ है और इस फेज़ 3 ट्रायल के कंप्लीट होने से पहले ही इवन भारत बायोटेक ने अपना एफिकेसी का डेटा भी सबमिट नहीं किया, उसके पहले ही भारत बायोटेक को इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन का लाइसेंस कैसे मिल गया. तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने, वेटरन्स ने इस पर्टिकुलर प्रोसेस पे, अथोराइजेशन की प्रोसेस पर, अप्रूवल की प्रोसेस पर क्वेश्चन मार्क किया है. तो उन सब को टैकल करते हुए जो भारत बायोटेक के चीफ हैं उन्होंने ये कहा है कि अगर भारत बायोटेक ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जैसे फेजेस में ट्रायल किया होता तो शायद इंडिया के जो ड्रग रेगुलेटर अथॉरिटीज़ हैं वो भारत बायोटेक की कंपनी को क्लोज कर दे. इट मीन्स उन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो फेज़ 3, फेज़ 2, फेज़ 1 में ट्रायल्स हुए हैं, जो अप्रूवल की प्रोसेस हुई है, उस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क कर दिया. क्योंकि भारत बायोटेक को लेकर के बहुत ज़्यादा लोग कंसर्न थे, भारत बायोटेक की जो वैक्सीन उसको लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न था कि अभी इसके ट्रायल भी अब कंप्लीट नहीं हुए हैं, एफिकेसी का डेटा भी सबमिट नहीं हुआ है. इंडियन गवर्नमेंट इज़ इन सो हरी टू डेवलप द इंडिजीनियस वैक्सीन और हो सकता है ये जो हरी और जो स्पीड अप किया गया है प्रोसेस को और जो जल्दीबाजी में इंडियन गवर्नमेंट इंडिजीनियस वैक्सीन को अप्रूवल दे रही है तो ऐसा ना हो कि इट मे लीड्स टू अनदर कैटास्ट्रॉफी इन इंडियन इकोनॉमी के. अगर किसी तरह के साइड इफ़ेक्ट जनरेट होते हैं जो कि नहीं फेज़ 1 या फेज़ 2 में सामने आते हैं, मैक्सिमम टाइम वो फेज़ 3 में सामने आते हैं. फेज़ 3 में जनरली जो ट्रायल होता है, क्लिनिकल ट्रायल होता है, वो लार्ज पॉपुलेशन पे किया जाता है, लार्ज सैम्पल साइज पे किया जाता है इन कंपैरिजन टू फेज़ 1 और फेज़ 2 ट्रायल्स. तो यहाँ पर एक प्रोसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि व्हाट इज़ द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ वैक्सीन डेवलपमेंट. एक वैक्सीन कैसे डेवलपमेंट से लेकर अप्रूवल की प्रोसेस तक जाती है, क्योंकि अब वैक्सीन डेवलपमेंट को लेकर के इवन इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ चुका है. बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो ये क्लेम कर रही हैं कि उनकी जो वैक्सीन है दैट इज़ मोर एफिशिएंट एंड दैट हैज़ अ लेस साइड इफ़ेक्ट्स. चाहे वो स्पुतनिक हो, चाहे वो कोवैक्सीन हो, चाहे वो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन हो, नंबर ऑफ वैक्सीन्स आर देयर. तो बहुत सारे वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं. तो अब पॉलिटिकल और मार्केट दोनों तरह का राइवल इशू और राइवलरी जनरेट हो चुकी है नंबर ऑफ कंपनी से वैक्सीन कैंडिडेट्स के बीच में. तो अभी हम बात करते हैं इंडिया में बेसिकली वैक्सीन अप्रूवल की या वैक्सीन डेवलपमेंट की क्या प्रोसेस होती है. क्योंकि भारत बायोटेक ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को इंडिया में लॉन्च कर रहा है, डेवलप कर रहा है, उनका ट्रायल कर रहा है, उस प्रोसेस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट किया है. इवन मिस्टर कृष्णा ने तो यहाँ तक कहा है कि इफ़ द फर्म लाइक भारत बायोटेक has done a vaccine trial like AstraZeneca's, the Indian regulators would have shut down the कंपनी. और आप सबको अगर याद हो तो कंटिन्यूसली हमने भी इन इशूज़ को टच किया था जब एस्ट्राजेनेका के जो डोजेस थे उसके अमाउंट को लेकर के यूके में कुछ कंट्रोवर्सी जनरेट हुई थी, कई तरह के सिकनेस और साइड इफेक्ट्स दिखे गए थे, जिससे कि यूके में टेम्परेरीली पॉज कर दिया गया था क्लिनिकल ट्रायल एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का.
हालांकि बाद में वो फिर से ट्रायल स्टार्ट हो गए थे, बट एस्ट्राजेनेका इनिशिएटिव जो वैक्सीन कैंडिडेट्स था दैट ऑल्सो डेल्व इनटू नंबर ऑफ कंट्रोवर्सीज। तो अगर वैक्सीन डेवलपमेंट के प्रोसेस हम डिस्कस करें कि व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स दैट एनी कंपनी हैव टू फॉलो इन ऑर्डर टू डेवलप एंड गेट द अप्रूवल फॉर देयर वैक्सीन, तो कंट्री वाइज थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। नंबर ऑफ कंट्रीज़ में डिफरेंट डिफरेंट रेगुलेशंस होते हैं, तो कुछ आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा, बट अगर हम ओवरऑल देखें तो एक ही तरह के स्टेप्स हैं, प्रोसेस हैं जो लगभग सारी कंट्रीज़ में फॉलो होते हैं। जैसे कि वैक्सीन डेवलपमेंट की जो स्टेज होती है एज पर द सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन दैट इज CDC, देयर आर 6 स्टेजेस ऑफ वैक्सीन डेवलपमेंट। Number 1 is exploratory, number 2 stage is preclinical, number 3 clinical development, number 4 regulatory review and approval, number 5 is manufacturing and number 6 is quality control। इन सारे 6 स्टेजेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होती है दैट इज क्लिनिकल डेवलपमेंट स्टेज। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, स्टेज 1 इज एक्सप्लोरेटरी, स्टेज 2 इज प्री क्लिनिकल, स्टेज 3 इज क्लिनिकल डेवलपमेंट, स्टेज 4 इज रेगुलेटरी रिव्यू एंड अप्रूवल, stage 5 is manufacturing, stage 6 is quality control, and one of the most critical stage among all these 6 stages is clinical development stage। Under this stage or in this stage वैक्सीन गो फॉर क्लिनिकल ट्रायल, जिसमें डिफरेंट स्मॉल ग्रुप्स ऑफ सैम्पल साइज में वैक्सीन एडमिनिस्टर की जाती है और उसका साइड इफेक्ट और एफिकेसी रेट चेक किया जाता है कि वैक्सीन का कितना एफिकेसी रेट है, कितना वो पर्टिकुलर डिजीज़ को क्योर कर रही है और कितने साइड इफ़ेक्ट्स जनरेट हो रहे हैं। अगर हम बात करें क्लिनिकल ट्रायल्स की या क्लिनिकल डेवलपमेंट स्टेज की, तो इसमें कई डिफरेंट कंट्रीज़ में किसी में 3 फेज़ में क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, किसी में 4 फेज़ में क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, किसी कंट्री में 5 फेज़ में क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ आर वेरी रिस्ट्रिक्ट ऑन देयर वैक्सीन अप्रूवल प्रोसेस। मोर और लेस अगर हम देखें तो 3 क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। पहले क्लिनिकल ट्रायल में छोटा सैंपल साइज लिया जाता है, इसको फेज़ 1 बोलते हैं। फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल में और बड़ा सैंपल साइज लिया था, फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल में एक बहुत बड़ा सैंपल साइज लेकर के वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन करके उसके एफिकेसी रेट को और साइड इफ़ेक्ट्स को चेक किया जाता है। तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं, बहुत सारे वैक्सीन कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो फेज़ 1 में ही रिजेक्ट हो जाते हैं। उनका डेटा इतना एफिकेसी रेट हम कह सकते हैं इतना कम होता है और साइड इफेक्ट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि उनको फेज़ 1 में ही कैंसिल कर दिया जाता है। उसमें से कुछ कंपनी कुछ वैक्सीन कैंडिडेट्स फेज़ 2 तक जाते हैं, कुछ बचे हुए फेज़ 2 में रिजेक्ट हो जाते हैं। जब बहुत ही लिमिटेड अमाउंट को जो वैक्सीन कैंडिडेट्स होते हैं दे गो इनटू फेज़ 3 ट्रायल, क्योंकि एक्चुअली मास इम्यूनाइजेशन जैसा प्रोग्राम होता है जहाँ पर एक बड़ा सैम्पल साइज लेकर के उस पर वैक्सीन एडमिनिस्टर करी जाती है। तो फेज़ 3 ट्रायल तक जाने के पहले कंपनीज़ को बहुत अच्छा एफिकेसी डेटा शो करना पड़ता है। अगर वैक्सीन का डेटा सेटिस्फैक्ट्री या सिग्निफिकेंट नहीं है एफिकेसी डेटा, तो बहुत सारे जो वैक्सीन कैंडिडेट्स होते हैं फेज़ 1 या फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल्स पर ही रोक दिए जाते हैं। इंडिया में बेसिकली देयर आर 4 phases of clinical trials। Phase 1 or clinical pharmacology trials, it is also called as first in man study। तो phase 1 में पहली बार कोई वैक्सीन एनिमल से लेकर के ह्यूमन में एडमिनिस्टर करी जाती है, इसको बोलते हैं फर्स्ट इन मैन स्टडी। और क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी ट्रायल्स मीन्स इस पर्टिकुलर फेज़ 1 में ह्यूमन पर पहली बार वैक्सीन एडमिनिस्टर करी जाती है। अदर मैमल्स पर ऑलरेडी वो एडमिनिस्टर करके उसकी एफिकेसी चेक करी जा चुकी है। क्लिनिकल ट्रायल के फेज़ 1 में इट इज़ फर्स्ट टाइम एडमिनिस्टर्ड इनटू ह्यूमन। फेज़ 2 is also called as exploratory trials, phase 3 confirmatory trials, phase 4 trials और post marketing phase। तो इंडिया में 4 phases में clinical trials होते हैं, clinical development होते हैं। So during first phase, small group of people receive the trial vaccine. In second, the clinical study is expanded and vaccine is given to people who have the same characteristics or those who are actually similar in terms of characteristics to those for whom the new vaccine is intended. It is an ideal process. In phase 3, the vaccine is given to thousands of people and tested for efficacy and safety data. And it is after phase 3, the company has to submit the efficacy rate or the side effects rate to the regulator. तो जनरल एक प्रोसेस इस तरह की होती है, बट कई सारे एक्सपर्ट्स का या
तो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने क्वेश्चन मार्क किया कि इंडिया के केस में बहुत सारे जो कंडीशंस हैं, प्री कंडीशंस हैं क्लिनिकल ट्रायल्स को लेकर के, वो सारी कंडीशंस को लीनियन कर दिया गया या लिबरेट कर दिया गया इन ऑर्डर टू गेट द फास्टर अप्रूवल फॉर इंडिजीनियसली डेवलप भारत बायोटेक कोविड-19 वैक्सीन। तो इसी एलिगेशन को लेकर के मिस्टर कृष्णा ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पर भी बहुत सारे एलिगेशंस लगाए, उनके क्लिनिकल ट्रायल्स पर भी बहुत सारे एलिगेशंस लगाए। और ये सिर्फ इंडिया के केस में ऐसा नहीं है, अगर हम बाहर कंट्रीज़ की भी बात करें तो वहाँ पर भी क्लिनिकल ट्रायल्स को लेकर के बहुत ज़्यादा एलिगेशंस, बहुत सारा इश्यूज़ जनरेट हो रहे हैं कि जो कंपनीज़ हैं वो अपनी वैक्सीन कैंडिडेट्स के लिए या अपनी जो उन्होंने वैक्सीन डेवलप करी उसके फास्टर अप्रूवल के लिए बहुत सारे जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, प्री कंडीशंस हैं, उनको वॉयलेट कर रही है। ऑल्दो हमने भी डिस्कस किया था कई बार, अगर आपको याद हो, अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो हमने भी डिस्कस किया था कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी भारत बायोटेक वैक्सीन के केस में एक रिस्कियर अप्रोच लिया है इन ऑर्डर टू गेट द फास्टर अप्रूवल ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। तो अगर हम कोवैक्सीन की बात करें तो अभी तक कोवैक्सीन का 20 मिलियन डोजेस रेडी हैं और 150 का मैन्युफैक्चरिंग जुलाई तक हो जाएगी एंड विद एनुअल कैपेसिटी टू बी अपग्रेडेड टू 700 मिलियन डोजेस दिस ईयर एंड इट हैज़ बीन टेस्टेड इन अप्रॉक्सीमेटली 12 countries or we can say 12 countries are interested in getting the कोवैक्सीन। इंडिया के केस में हमेशा ये होता है कि अगर हम फार्माकोलॉजी की बात करें तो इंडिया के चाहे वैक्सीन्स हो चाहे वो ड्रग्स हो, दे आर एक्चुअली वेरी कॉस्ट कन्वीनियंट। इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज फार्माकोलॉजी ऑफ वर्ल्ड। अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस भी किया था हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का जो इशू था, उसमें मैंने बताया भी था आपको कि 70% HCQ वॉज डेवलप बाई इंडिया, वॉज मैन्युफैक्चर्ड बाई इंडिया। तो इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द लो कॉस्ट ऑफ द वैक्सीन्स एंड द ड्रग्स। तो इंडिया जेनरिक ड्रग्स के केस में, जेनरिक मेडिसिन के केस में बहुत अच्छी कॉम्पिटिटिव पोजीशंस पर है। तो कोवैक्सीन को लेकर के 12 कंट्रीज़ ने इंडिया में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिया है कि दे आर एक्चुअली इंटरेस्टेड टू बाय द और import the covaxin from India, and covaxin will be effective for more than a year as per the Mr. Krishna, who is the chief of Bharat Biotech. Still phase 3 data is not available and may be available or will be available around March. And this is the safety comparison of different vaccine candidates or vaccine candidates against COVID-19, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sputnik and Bharat Biotech, जिसमें हम देख सकते हैं कि भारत बायोटेक का जो साइड इफेक्ट का रेट है दैट इज लोवेस्ट इन कंपैरिजन टू अदर। और फाइजर तो पहले, फाइजर का जो वैक्सीन कैंडिडेट्स है वो तो पहले ही मार्केट से, इंडिया के मार्केट से बहुत ज़्यादा आउट हो चुका है बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट। तो इस सारे डेटा को देखते हुए मिस्टर कृष्णा ने कहा है कि हमारा तो ऑलरेडी डेटा इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के केस में जाएं तो अगर हमने वैसा वैक्सीन ट्रायल्स किया होता तो हमें इंडिया रेगुलेटर कब का बैन कर देते इंडिया में। तो अब कोविड-19 वैक्सीन को लेकर के भी पॉलिटिकल, प्रोसीजरल और मार्केट राइवलरी स्टार्ट हो चुकी है। लेट्स सी कि इंडिया के मास इम्यूनाइजेशन में कौन सा वैक्सीन कैंडिडेट फाइनल अप्रूवल की प्रोसेस में जाता है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 5, एक्टिविटी बेस्ड MFI norms likely soon. The piece of legislation in Assam, the Assam Microfinance Institution Regulation of Money Lending Bill 2020 may fast track making the lending process in sector institution agnostic by creating a common code of conduct. लास्ट वेडनेसडे को आसाम में आसाम माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बिल 2020 फास्ट ट्रैक की प्रोसेस में पास हो चुका है एंड एज पर द एक्सपर्ट दिस पर्टिकुलर बिल में फास्ट ट्रैक मेकिंग द लेंडिंग प्रोसेस इन सेक्टर इंस्टीट्यूशंस एग्नोस्टिक बाय क्रिएटिंग अ कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट। तो बहुत सारे कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दिए गए हैं अंडर दिस न्यू एक्ट एंड एज पर द एक्सपर्ट दिस पर्टिकुलर न्यू एक्ट फॉर microfinance institution and its lending make lending process more difficult and that even regulates the amount of lending on the basis of borrower's profile। तो आसाम गवर्नमेंट ने जो अपना माइक्रो फाइनेंस को लेकर के एक नया बिल लाया है, नया एक्ट लाया है, उस पर्टिकुलर एक्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल्स हैं एक्सपर्ट्स। उनका ये कहना है कि इतने सारे कोड ऑफ कंडक्ट जो गवर्नमेंट ने अपने इस बिल में प्रपोज किए हैं, अगर ये सारे कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो होंगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द बोरोवर्स टू गेट द amount of lending they are actually willing to get, and this particular legislation will make the restriction mandatory for operations in Assam।
तो इससे आसाम का जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की लेंडिंग है, जो ऐसे सेक्टर एग्रीकल्चर में जो कि माइक्रो फाइनेंस पर जिनकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हाई है, वो भी अफेक्ट होंगे, एज वेल एज द जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं माइक्रो फाइनेंस से क्रेडिट के केस में, दे विल ऑल्सो बी अफेक्टेड. Even the lenders are also under fear that this particular Assam or local regulation and supervision may contradict with सेंटर बैंक्स एंड देयर आरबीआई लॉ. तो स्टेट का जो गवर्नमेंट के जो लॉ है और जो सेंटर बैंक बेसिकली आरबीआई के जो माइक्रो फाइनेंस को लेकर के जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें कहीं क्लैश ना हो, इसका भी फियर जनरेट हो रहा है अमंग द लेंडर. दैट इज वाई दे आर इन द प्रोसेस ऑफ सीकिंग क्लैरिटी फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कि जो प्रोविज़न उन्होंने बिल में दिए हैं वो ठीक हैं, वो आरबीआई और जो सेंटर बैंक्स के लॉज हैं माइक्रो फाइनेंस को लेकर के, मैं उनके लेंडिंग को लेकर के, माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग को लेकर, क्या वो एज़ पर आरबीआई वो गुड हैं. वो ऐसा तो नहीं कहीं पर वो आरबीआई के या सेंटर बैंक्स के लॉ से उनका क्लैश हो रहा है. इंसिडेंटली द आरबीआई हैड कन्वेड इट्स कंसर्न टू द स्टेट गवर्नमेंट अहेड ऑफ पासिंग द बिल. हालांकि आरबीआई ने पहले ही आसाम की गवर्नमेंट को कोशिश किया था कि जो भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन ऑफ मनी लेंडिंग को लेकर के जो बिल आसाम गवर्नमेंट पास कर रही है उस पर आरबीआई स्केप्टिकल है. आरबीआई रेज द कंसर्न, बट इसके बावजूद भी लास्ट वेडनेसडे को ये पर्टिकुलर बिल पास हो गया. And as per the expert, this is the classic case of dual regulation and may overlap the jurisdictions like visa in case of Andhra Pradesh 10 years ago. तो अब आरबीआई कैसे इस पर्टिकुलर बिल से टैकल करती है, कर भी पाती है, नहीं कर पाती, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जनरली कई बार ऐसा होता है कि डुअल कंट्रोल के कारण, डुअल रेगुलेशन के कारण जो एक्चुअल बेनिफिशियरी होते हैं, एक्चुअल प्लेयर होते हैं उस मार्केट के, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं. क्योंकि अब स्टेट गवर्नमेंट में अपना लेंडिंग को लेकर, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के मैनेजमेंट को लेकर के अपना एक बिल आया है और आरबीआई का पहले से ही अवेलेबल. तो बेसिकली ऐसे स्टेट बैंक जो कि आंध्र प्रदेश में कोऑपरेटिव बैंक्स काम कर रहे हैं उनके लिए तो इट इज़ ओके, बट ऐसे सेंट्रल बैंक, नेशनलाइज बैंक जो आसाम में काम कर रहे हैं, अब उनके लिए ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा कि वो स्टेट के रूल्स को फॉलो करें, फॉर स्टेट के कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करें फॉर माइक्रो फाइनेंस लैंडिंग, और दे शुड फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ आरबीआई, और इफ देयर इज एनी क्लैश अराइजेस अमंग टू पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन. और रिसेंटली हमने देखा भी है एनबीएफसीज और म्यूचुअल फंड्स हैं, माइक्रो फाइनेंस, दे आर एक्चुअली लूजिंग द ग्राउंड नॉट ओनली इन आसाम बट इन द whole country as well. So this is the data that you do not need to mark up, you can just go through once. And this is the data of top 5 state-wise position in terms of average outstanding money. This is a comparison of financial year 19 and financial year 20 data for different financial institutions, banks, NBFCs, SFBs and others. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 6. लिक्विडिटी रिटर्न्स टू बैंकिंग सिस्टम, कॉल रेट सॉफ्टनिंग. Students, if you have remember, we have discussed this particular news, a part of this news at least 2 or 3 weeks before when banking system were facing the shortage of liquidity. और हमने बताया, हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये बेसिक शॉर्टेज क्यों है. एक्सपर्ट्स का कहना था कि जो लिक्विडिटी का क्राइसिस जनरेट हो रहा है बैंक्स में, वो एडवांस टैक्स आउटफ्लो जो हुआ था उसकी वजह से हो रहा था. इवन कई सारे एक्सपर्ट्स का ये भी कहना था कि जो सेंट्रल बैंक ने जो लिक्विडिटी ड्रेन आउट करने की जो मॉनेटरी पॉलिसी इनिशिएट की बिकॉज ऑफ द कोविड-19, बैंक्स के पास बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी मेंटेन हो गया था, जिसको ड्रेन आउट करने के लिए आरबीआई ने बहुत सारे स्टेप्स लिए थे. तो कई सारे एक्सपर्ट का ये भी कहना था कि ये जो आरबीआई के स्टेप्स है, जो मॉनेटरी पॉलिसी, जो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई ने रिसेंटली अडॉप्ट करी थी इन ऑर्डर टू एब्जॉर्ब द एक्सेस लिक्विडिटी फ्रॉम इंडियन बैंकिंग सिस्टम, उसकी वजह से ये लिक्विडिटी क्राइसिस जनरेट हो रही थी बैंकिंग सिस्टम में. बट एज पर द करंट न्यूज़, लिक्विडिटी हैज स्टार्टेड रिटर्निंग टू द बैंकिंग सिस्टम एंड ब्रिंगिंग डाउन द इंटर बैंक कॉल रेट्स. अब यहाँ पर एक और टर्म आ गया, इंटर बैंक कॉल रेट्स. अब लिक्विडिटी बैंकिंग सिस्टम में वापस आ रही है, जिससे कि इंटर बैंक जो कॉल रेट्स हैं वो रिड्यूस हो गए हैं. अब इस न्यूज़ को समझने के लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली इंटर बैंक कॉल रेट्स क्या होते हैं. तो बेसिकली इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट इज़ अ शॉर्ट टर्म मनी मार्केट विच अलाउज for large financial institutions such as banks, mutual funds, corporations, and many others to borrow and lend money at interbank rates. Interbank rates means the rate of interest that bank charge when they borrow funds from each other. नाम से ही पता चल रहा है interbank
मीन्स बिटवीन द बैंक. सो जब बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बड़े बड़े कॉरपोरेशंस एक दूसरे से बोरो करते हैं तो दैट पर्टिकुलर, और जिस इंटरेस्ट रेट पे बोरो करते हैं दैट पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट इज कॉल्ड एज इंटर बैंक कॉल रेट्स. बहुत सिंपल फॉर्म में मैं आपको ऐसे ही बता सकती हूँ. सो बेसिकली इंटर बैंक कॉल रेट्स आर द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट बैंक चार्जेस व्हेन दे बोरो फंड्स फ्रॉम ईच अदर. अब डेफिनेटली लिक्विडिटी कम हो गई थी December 15 के बाद से, तो बैंक्स ने अपने ऑपरेशंस को स्मूथली चलाने के लिए एक दूसरे से या एक दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरोइंग स्टार्ट कर दी थी. अगर बैंक्स आपस में बोरो कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द लिक्विडिटी शॉर्टेज, तो बोरोइंग्स बढ़ गई, यानी इसका मतलब पैसे की डिमांड बढ़ रही है, लोन की डिमांड बढ़ रही है बिटवीन द बैंक्स. लोन की डिमांड बढ़ रही है, इट मीन्स इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा. एज यूजुअल डिमांड एंड सप्लाई, जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है उसके प्राइस ज़्यादा है इन लाइफ एज वेल एज इन फाइनेंशियल मार्केट. तो जैसे लोन का डिमांड बढ़ने लगी, बैंक्स आपस में दूसरे से लोन ग्रांट डिमांड करने लगे इन ऑर्डर टू मीट आउट देयर डेली एक्सपेंसेस, डेफिनेटली इंटर बैंक कॉल रेट्स इंक्रीज होगा. तो बिकॉज ऑफ दिस शॉर्टेज ऑफ लिक्विडिटी आफ्टर December 15 has increased the interbank call rates, but now liquidity has started returning to the normal, and because of the liquidity return this particular interbank call rates are decreasing. अब बैंक्स को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को या कॉरपोरेशंस को एक दूसरे से लोन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एनफ लिक्विडिटी, सफिशिएंट लिक्विडिटी अवेलेबल है. अब लोन की डिमांड नहीं है तो डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट फॉल करेगा. इंटरेस्ट रेट मीन्स इंटर बैंक इंटरेस्ट रेट, तो वो फॉल करने लगा है. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एब्जॉर्ब अप्रॉक्सीमेटली 6.64 ट्रिलियन एज ऑफ January 3, द डेटा रिलीज्ड ऑन मंडे शोड. एंड बहुत सारे एक्सपर्ट कहना था कि इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी आरबीआई ने एब्जॉर्ब कर ली थी, इसी वजह से जो बैंक्स में लिक्विडिटी क्राइसिस जनरेट हुई थी आफ्टर December 14. बट as per the data, now as per the expert, this particular liquidity crisis was generated because of advance tax outflow, not because of any extra effort by central banks to drain out the liquidity. And whatever the advance tax collected is now being spent by government and rectifying the liquidity condition. जो भी extra tax deposit हुआ था बैंक ने, गवर्नमेंट ने, उसके पास extra tax means एडवांस टैक्स आउटफ्लो जो जनरेट हुआ था, कंपनीज ने, कॉरपोरेशंस ने जो भी एडवांस टैक्स सबमिट किया था गवर्नमेंट में, अब गवर्नमेंट के पास रिवेन्यू आ गया था, और रिवेन्यू आ गया था इसका मतलब गवर्नमेंट ने उसका एक्सपेंडिचर शुरू कर दिया इन ऑर्डर टू रेक्टिफाई दिस पर्टिकुलर लिक्विडिटी क्रंच सिचुएशन. तो जो भी एडवांस टैक्स आउटफ्लो कलेक्ट हुआ था, फाइनली गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड स्पेंडिंग दिस पर्टिकुलर एडवांस टैक्स कलेक्टेड, and because of that expenditure the liquidity is now being normalized. According to the CARE rating, the banking system has liquidity surplus for the past 19 months. और जितना भी गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया है इन ऑर्डर टू मेंटेन द लिक्विडिटी, उसके अकॉर्डिंग बैंकिंग सिस्टम के पास अब एनफ लिक्विडिटी है कि वो अपने 19 महीनों तक का जो लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सकते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दिस ओनली the interbank rates are actually falling, and this is mainly because bank deposits are surpassing the outflow of bank credits because of the COVID-19. और रिसेंटली हम सभी को पता है कि बैंक के पास जो क्रेडिट ग्रोथ रेट थी वो भी फॉल करी थी, जो डिपॉजिट्स हैं उनका अमाउंट बढ़ गया था इन कंपैरिजन टू द बैंक क्रेडिट. सो अब बैंक्स के पास सफिशिएंट अमाउंट में लिक्विडिटी है. हालांकि जो लिक्विडिटी क्राइसिस आई भी थी, ये एडवांस टैक्स आउटफ्लो जो उस समय जनरेट हुआ था, कंपनीज और बैंक्स ने सबमिट किया था, उसकी वजह से आया था. और आपको अगर याद हो तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये एडवांस टैक्स क्या होता है, एडवांस टैक्स पेमेंट्स क्या होते हैं, कंपनीज क्यों करती हैं, मार्च से पहले कर देती हैं जबकि एक्चुअली इनका टैक्स ड्यू होता है. और हमने इस पर न्यूज़ भी डिस्कस कर रही थी कि एडवांस टैक्स आउटफ्लो जो है वो बड़ा है, तो गवर्नमेंट का रिवेन्यू कलेक्ट हुआ है, इसका मतलब इकोनॉमी में नॉर्मलसी या रिकवरी की कंडीशन एक्सपेक्टेड है. ये हमने डिस्कस किया था अगर आप मेरी न्यूज़ को कंटिन्यूसली फॉलो करते हैं. तो उस एडवांस टैक्स की वजह से गवर्नमेंट के पास रिवेन्यू आया, गवर्नमेंट ने रिवेन्यू खर्च किया, रिवेन्यू खर्च करने में मार्केट में फिर से लिक्विडिटी आई, और अब बैंक्स के पास एनफ लिक्विडिटी है जो कि December 15 के बाद काफ़ी रिड्यूस हो गई थी. तो अब उसकी वजह से बैंक रेट, जो इंटर बैंक रेट्स हैं वो डाउन हो गए हैं. And apart from these factors, the RBI has also initiated number of open market operations, long-term repo operations, targeted
long-term repo operations, and all these monetary policy steps or measures are actually adding to the liquidity surplus. तो RBI ने भी कुछ इनिशिएटिव लिए थे लिक्विडिटी को स्टेबलाइज करने के लिए, एंड नाउ लिक्विडिटी हैज़ बीन स्टेबलाइज्ड. और RBI के मेजर्स चाहे वो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग हो, इवन चाहे ऑपरेटरी प्रोसीजर हो, जिसमें कि हमें सबको पता है कि डिपॉजिट्स आर नाउ सरपासिंग द आउटफ्लो ऑफ बैंक क्रेडिट. सो इन सारे फैक्टर्स की वजह से बैंक के पास अब एनफ लिक्विडिटी है कि आगे आने वाले कई मंथ्स तक जो बैंक्स हैं दे कैन एक्चुअली मैनेज देयर ऑपरेशंस. तो अगर हम बैंकिंग सिस्टम को देखें तो कोरोना वायरस पैंडेमिक के ड्यूरेशन में बैंक्स में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी थी. क्यों? क्योंकि जो बैंक के डिपॉजिट्स थे वो ज़्यादा हो रहे थे, स्पेंडिंग कम हो गई थी, इसलिए बैंक में डिपॉजिट ज़्यादा थे, क्रेडिट था जो वो लोन था वो कम हो रहा था. तो इसकी वजह से बैंक के पास एनफ लिक्विडिटी थी. जिसके बाद RBI ने बहुत सारे ओपन मार्केट ऑपरेशंस किए, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस किए, टारगेटेड LTRO किया, एडवांस टैक्स सबमिशन हुआ, जिसकी वजह से सडनली दिसंबर 15 के बाद एक लिक्विडिटी क्राइसिस जनरेट हुई बैंक्स में. लेकिन गवर्नमेंट ने फिर से स्पेंडिंग स्टार्ट कर दी. RBI ने कुछ ऑपरेशंस, ओपन मार्केट ऑपरेशन स्टार्ट किए इन ऑर्डर टू रिवाइव द लिक्विडिटी वंस अगेन इनटू बैंकिंग सिस्टम. तो बैंकिंग सिस्टम इस समय बहुत ज़्यादा फ्रजाइल कंडीशन में अगर आप देखें इंडिया के केस में, बिकॉज ऑफ द COVID-19, बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग NPA एंड बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ अदर रेगुलेटरी इशूज़. एंड इफ़ वी वांट टू सी द कॉल मनी मार्केट, तो हमें ईजिली दिख रहा है, हम इसे रिलेट कर सकते हैं आप लिक्विडिटी से, कि पहले लिक्विडिटी सडनली फॉल कर गई थी बट नाउ इट स्टार्टेड इंक्रीजिंग. तो इसको ऐसे कैसे रिलेट कर सकते हैं? अगर लिक्विडिटी ज़्यादा होगी तो इंटर बैंक्स जो रेट हैं वो कम होंगे डेफिनेटली, क्योंकि बैंक्स को लोन नहीं लेना पड़ेगा एक दूसरे से. अगर बैंक्स को लोन नहीं लेना पड़ेगा तो इंटरेस्ट रेट फॉल करेंगे. जब बैंक्स की लोन डिमांड बढ़ जाती है तो इंटर बैंक कॉल रेट्स बढ़ने लगते हैं. तो दिस इज द डेटा और द ग्राफ अबाउट द कॉल मनी मार्केट और द वेटेड एवरेज कॉल रेट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज सिंस December 21 to January 4. अब देख लेते हैं some other news clips. Firms face IT heat over GST evasion charges. About 24 Mumbai-based companies and business have comes under the scanner of tax evasion for possible violation of the provisions related to GST through fake bills in the past 2 financial year. If you remember, we have discussed this news or related news I think 2 weeks ago, जहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि GST में कुछ परसेंटेज कैश का अब सबमिट करना मैंडेटरी हो गया. आप पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट को 100% रिडीम नहीं कर सकते. इफ कंपनीज हैज़ टू पे देयर टैक्स, दे हैव टू एटलीस्ट मिनिमम पे, दे हैव टू पे मिनिमम अमाउंट इन टर्म्स ऑफ कैश. क्यों? क्योंकि वो फेक बिल जनरेशन को लेकर के रिसेंट टाइम में COVID-19 के टाइम में एक्सपोर्टर्स पर भी एलिगेशन लगा था कि एक्सपोर्टर्स इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट लेने के लिए जो डिफरेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स थी, जहाँ पर स्क्राइप्स मिलते थे. स्क्राइप्स मीन्स इंसेंटिव मिलते हैं एक्सपोर्टर्स को इन ऑर्डर टू एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट्स. तो वो इंसेंटिव्स को लेने के लिए कई सारे एक्सपोर्टर्स ने GST के फेक इन्वॉइसेस जनरेट किए थे. और वही इसी तरह का फेक इन्वॉइसेस बिटवीन जो इंटर स्टेट्स जो गुड्स का ट्रांसफ़र होता है, गुड्स और सर्विसेज का, उस पर भी कई सारे जो डीलर्स थे, ट्रेडर्स थे, उन्होंने फेक बिल जनरेट किए थे इन ऑर्डर टू गेट द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट. तो उसी को लेकर के इन्वेस्टिगेशन चल रहा था ना. अप्रॉक्सीमेटली 2 दर्जन कंपनीज जो हैं, ट्रेडर्स हैं, वो इस पर्टिकुलर स्कैनर में आ गए हैं. बेसिकली हम ये कह सकते हैं रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ने उन्हें आइडेंटिफाई कर दिया है फॉर जनरेशन ऑफ फेक बिल इन पास्ट 2 financial years. And this resulted in a survey action initiated by Income Tax Department along with the GST team on Monday against 2 major business group, that is construction major L&T and SL groups G Entertainment. तो बड़े बड़े 2 नाम सामने आए हैं जिन्होंने एक्चुअली टैक्स इवेजन करने की कोशिश करी बाय मिस यूजिंग द GST स्ट्रक्चर, बाय मिस यूजिंग द
loopholes available into GST regime, and they try to generate the fake bills. They try to evade the tax by taking the benefits of input tax credit. तो आज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे व्हाट इज एक्चुअली इनपुट टैक्स क्रेडिट. हमने कई बार डिस्कस किया, जब हमने डिस्कस किया था जीएसटी के नॉर्म्स में कुछ चेंज आया था, तब मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट. आज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे व्हाट इज एक्चुअली इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड हाउ इट वर्क्स. तो कई सारी कंपनीज हैदराबाद, बैंगलोर, दिल्ली बेस्ड कंपनीज हैं, वो भी रडार में आ गई हैं. इवन ई टेलर्स, ई कंपनीज भी रडार्स में हैं. 25 से 30 फर्म्स तो केवल मुंबई की हैं जो अथॉरिटीज़ के स्कैनर में फाइंड आउट की जा चुकी हैं, जिन्होंने एक्चुअली फेक बिल जनरेट किया या जीएसटी स्ट्रक्चर को मिसयूज़ किया है इन ऑर्डर टू इवेड द टैक्स. अभी तक बहुत सारे अरेस्ट भी हो चुके हैं. अगर हम अरेस्ट की बात करें तो इन द पास्ट 1.5 months अप्रॉक्सीमेटली 200 people have been arrested and tax has been recovered from them. तो अब आगे इस पर जो बड़ी बड़ी कंपनी से अगर नाम आ रहे हैं तो आगे क्या जीएसटी काउंसिल या जो भी ट्रिब्यूनल है क्या डिसीजन लेते हैं, दैट इज़ अ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन एंड वी विल डिस्कस अकॉर्डिंगली. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. RBI wants IDBI banks to exit PCA before stake sale. So the government and Life Insurance Corporation of India should allow IDBI banks to come out of the prompt corrective actions framework before they go ahead with the stake sale in the lender. If you remember, IDBI के स्टेक को लेकर के जो गवर्नमेंट IDBI में अपना स्टेक सेल करने जा रही थी, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा लीगल इशू जनरेट हो गए थे. लीगल इश्यूज उसमें फंस रहे थे. अगर आपको याद हो, हमने डिस्कस किया था इंश्योरेंस को लेकर के भी, क्योंकि IDBI का एक सेक्शन इंश्योरेंस में है. फिर अगर उसको सेल करना है तो इंश्योरेंस में FDI अलाउ नहीं कर सकती, करना पड़ेगा गवर्नमेंट को. तो बहुत सारे लीगल इश्यूज जनरेट हो रहे थे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट वॉज नॉट एबल टू सेल आउट इट्स स्टेक इनटू RBI. And for that, the government and the Life Insurance Corporation of India has allowed IDBI to come out of the PCA. PCA stands for Prompt Corrective Action Framework. तो IDBI में अपना स्टेक सेल करने से पहले गवर्नमेंट ने IDBI को अलाउ किया है कि जो RBI ने PCA अप्लाई किया था उस पर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस, उससे IDBI को बाहर निकाला जाए. द बैंकिंग रेगुलेटर्स व्यू इज दैट द गवर्नमेंट प्लान्स टू एग्जिट IDBI बैंक्स वुड सेंड अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल एंड पोर्ट्रेइंग द लेंडर एज वीक एंड द वन विच इज़ इन मोर ट्रबल. तो RBI एक्चुअली इस पर एग्री नहीं कर रहा कि IDBI को PCA से एग्जिट करा दिया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट का इससे एग्जिट होगा IDBI से, तो एज पर द RBI इट विल सेंड अ रॉन्ग सिग्नल कि भाई जो IDBI है इट इज़ नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी, ये वैल्यू क्रिएट नहीं कर रही है, इसीलिए गवर्नमेंट इससे एग्जिट कर गई है. हालांकि RBI जो अब जो नया गवर्नमेंट ने PCA से निकालने को बोला है IDBI को, कि RBI को PCA के फ्रेमवर्क से निकाल दिया जाता है, जिससे कि PCA के फ्रेमवर्क में वही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डाले जाते हैं जो कि वीक होते हैं, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक होती है, उनको प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस की कैटेगरी में फ्रेमवर्क में RBI डाल देती है और उन्हें रिवाइव करने के लिए टाइम देते हैं कि वो अपने NPA को टैकल करें, अपनी ऑपरेशनल और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को रिवाइव करें, टर्न अराउंड करें और वापस से एक हेल्दी यूनिट में कन्वर्ट हो जाए. तो अभी IDBI बिकॉज ऑफ द हाई अमाउंट ऑफ NPA, बिकॉज ऑफ द लो प्रॉफिटेबिलिटी, because of the poor asset quality, IDBI was in under the PCA category. तो गवर्नमेंट ने RBI से बोला है कि अब RBI को PCA कैटेगरी से बाहर निकालिए so that we can go ahead with our stake sale. हालांकि RBI इस पर क्या मूव लेगा ये अभी क्लियर नहीं है, बट RBI was not very happy with the exit of government from IDBI. So IDBI Bank has been under the PCA framework since financial year 2017 because of the deterioration into its health. तो अब 2021 में गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट करी है, लेट्स सी व्हाट विल हैपन. क्या गवर्नमेंट एक्चुअली में इतना ईजिली IDBI में अपना स्टेक सेल कर पाती है या नहीं है, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन की बात है, क्योंकि बहुत सारे लीगल इश्यूज भी इसमें जनरेट हो रहे हैं. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. TechM may partner Jio to provide 5G solution to the world. As a part of its aggressive foray into the 5G telecommunication space, IT major Tech Mahindra is open to collaborate with the Reliance Jio, which has developed its own 5G network and plans to sell it globally. So now Tech Mahindra is going to partner with Reliance Jio. Maybe this deal is finalized and Tech Mahindra get a good step into 5G telecom network space.
टेक महिंद्रा हैज़ एनफ सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटीज़। तो अब देखना है क्या ये पर्टिकुलर डील फाइनल होती है कि नहीं होती। ऑल्दो टेक एम इज़ very much keen in order to partner with Reliance Jio. Let's see the point of view of Reliance Jio for this deal. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। DHFL bidders offer zero valuation for shares. So all the three bidders of DHFL, कौन कौन से three bidders हमने डिस्कस किया था bidders के नाम आपको अगर याद हो तो Oaktree, Piramal and Adani Group. All bidders have actually valued the housing finance company shares at zero. DHFL is a debt-laden company and only three big companies or the big players have initiated and submitted expression of interest for buying the DHFL, but for that they have actually valued the all company shares at zero. As per the Monday, DHFL had a market valuation of 941 crore as its stock was traded at rupees 30 a share even after the company was sent for bankruptcy proceedings. So अभी भी शेयर्स की वैल्यू ज़ीरो नहीं हुई है, बट जो कंपनी जिन्होंने बिड किया है इस पर्टिकुलर DHFL को बाई करने के लिए उन्होंने कहा है कि दे विल कंसीडर द शेयर वैल्यू ऑफ DHFL एज ज़ीरो। तो हो सकता है इस न्यूज़ के बाद, इस प्रपोजल के बाद DHFL के शेयर और ज़्यादा गिरे। And as soon as the offer of any bidder is accepted by the lender, then the shareholders will not get a single penny. Hence the 941 crore market valuation of DHFL is still a mystery. तो अगर इन तीनों में से किसी एक बिडर का प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा तो जितने भी शेयर होल्डर्स हैं DHFL के, दे विल गेट a 0 rupees. Their all money will be drained or wasted. तो अब देखना है आगे कि इस पे पर्टिकुलर क्या मूव लेती है कंपनी। So that's all for today, student. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate and on Facebook. If you have any query and suggestion, write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.